हिंदी साहित्य निःशुल्क बैच में हम चल रहे हैं रीति काल की तरफ। आदि काल, भक्ति काल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं, तो ये मेरा सुझाव है कि आप ज़रूर देखिए और बेहतर कंटेंट आपको इस क्लास के इन वन लाइनर के ज़रिए मैं आपको पूरा हिंदी साहित्य जो करवा रही हूँ। तो रीति काल की आज ही हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है? तो यहाँ से सबसे पहले हम इसकी भूमिका, इसका नामकरण, इसकी सीमा, इसके प्रवर्तक सबके बारे में कंप्लीटली देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास अंत तक ज़रूर देखिए और वही पूरा भरपूर फ़ायदा उठाइए फिर, है ना? रीति काल का सीमांकन, रीति काल का जो सीमांकन है यानी इसका जो समय है वो कब से कब माना गया है? तो शुक्ल जी ने रीति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1700 से 1900 यानी कि 1643 से 1843 तक क्या पूरे 2 साल 200 साल, ठीक है? पूरे 200 साल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी शताब्दियों तक रीतिकाल चला था, तो ये 2 शताब्दियों तक रहा था। इसके मध्य मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य यानी कि 1650 से 1850 माना है ना? बात वहीं की वहीं है, इन्होंने भी 200 साल माना है, लेकिन इनका जो तरीका है मतलब ये थोड़ा-सा इन्होंने समय को घटा-बढ़ा दिया है और डॉक्टर नगेंद्र जी की अगर आप किताब देखेंगे तो मैं उसको पढ़ाऊँगी है ना? लेकिन वो ऐप पर ही शायद आपको मिलेगा और उसमें हर किसी का प्रकाशन वर्ष अलग दिया हुआ है, हर किसी का जो समय है वो अलग दिया गया है, हर रचना का, हर काल का, हर किसी चीज़ का, ठीक है? तो आगे देखेंगे रीति काल का नामकरण की तरफ चलते हैं, किसने क्या नाम दिया है रीति काल को? तो मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया है, आचार्य शुक्ल ने रीति काल नाम दिया है, ठीक है? रीति काल जो हम पढ़ेंगे और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है, ठीक है? रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है, भगीरथ मिश्र जी ने रीति श्रृंगार काल कहा है, ठीक है? रीति श्रृंगार काल इन्होंने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं? दी आर्स पोएटिका, ठीक है? दी आर्स पोएटिका। एडविन ग्रेव्स ने एलाबोराइज्ड पीरियड, ठीक है? एलाबोराइज्ड पीरियड कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ साहित्य शास्त्रीय काल कहते हैं और राम कुमार वर्मा जी कला काल का नाम देते हैं। सूर्यकांत शास्त्री लालित्य युग का नाम देते हैं और हैरास काल कहा है किसने? शंभुनाथ सिंह ने। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको लिखिए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखिए साथ में। रीति काव्य के प्रवर्तक, रीति काव्य के प्रवर्तक की जब बात आती है तो शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। शुक्ल जी का नाम आपको याद रख लेना है, ये चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र श्याम सुंदर दास और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इन तीनों महापुरुषों ने केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को क्यों माना है? ये अपने साहित्य में सब कुछ क्लियर करते हैं, पूरे प्रमाण सहित सब कुछ बताते हैं, ठीक है? ये हम शुक्ल सीरीज में पढ़ ही रहे हैं। कुछ अन्य आलोचक आगे भी देखेंगे, कुछ अन्य आलोचक कृपाराम को भी रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। कृपाराम ने जो हित तरंगिणी लिखी थी, उससे भी रीति काव्य की शुरुआत मानते हैं कुछ आलोचक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कहना है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव दास ने ही किया है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश सबसे पहले किसने किया? केशव दास ने किया। लेकिन हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल एवं अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी भिन्न आदर्श को लेकर। केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला है ना? केशव दास ने रीति काल के लिए रीति काल से संबंधित 1-2 रचनाएं जरूर लिखी थी, लेकिन वो लिखने के बाद में वो जो प्रवाह चल रहा था वो धारा वहीं पर खत्म हो गई थी। उसके लगभग 50 वर्ष पीछे फिर क्या है? रीति काल की जो अखंडित मतलब जो कभी नहीं टूटी और अविरल है ना, वो जो धारा है, जो बही थी रीति काल का जो पूरा परिवर्तन है वो इनके 50 साल पीछे चलता है और वो भी इनके आदर्श को लेकर नहीं चला। केशव काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। आगे एक और कथन इनका मिलता है, कहते हैं कि हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, इसलिए रीति काल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। आचार्य चिंतामणि ने 1643 ईस्वी के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के अंगों का निरूपण किया और पिंगल के छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चिंतामणि से इन्होंने क्यों माना है? हिंदी में रीति ग्रंथों की जो परंपरा है वो चिंतामणि से मानते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि इन्हीं से मानना चाहिए।
क्योंकि इन्होंने 1643 ईस्वी के कुछ आगे पीछे ये सारे ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है, और काव्य के अंगों का निरूपण इन्होंने ही किया है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि चिंतामणि को यह गौरव देना अन्याय होगा, है ना? अन्याय है क्योंकि यह केवल संयोग है कि उनके उपरांत रीति काव्य की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हो चली, है ना? ये केवल एक संयोग था कि रीति का चिंतामणि ने जब अपने ग्रंथ लिखे थे, तो उसके बाद रीति काव्य की धारा बिल्कुल अविच्छिन्न रूप से, मतलब बिल्कुल अखंडित रूप से चल पड़ी थी, है ना? उनके पीछे-पीछे और भी बहुत सारे लोग थे जो लिखने लगे थे। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का कहना है कि हित तरंगिणी हित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, ये शिव कुमार शर्मा जी का कहना है कि हित तरंगिणी हिंदी सतसई काव्य परंपरा का क्या है, प्रथम ग्रंथ इन्होंने माना है। सर्वमान्य दृष्टि से केशव दास को ही रीति काव्य का प्रवर्तक मानना चाहिए। काल क्रम की दृष्टि से केशव भक्ति काव्य में है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से केशव क्या है, भक्ति काव्य में है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीति काल की प्रमुख काव्य धाराएं एवं प्रमुख कवि इनके देखेंगे तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समूचे रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। ठीक है, कवियों को किया है 3 श्रेणियों में। अब ये कवि किसमें आते हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। और इसी आधार पर रीतिकालीन काव्य को भी 3 काव्य धाराओं में बांटा जा सकता है। इसी नाम से है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, ये 3 नाम किसने दिए हैं, तो ये और याद रखना है 3 भागों में विभाजित किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। रीतिबद्ध कवि और काव्य धारा, तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, कहते किसको है, रीतिबद्ध है होता क्या है। तो ऐसे कवि जिन्होंने राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। ये कवि पहले संस्कृत के ग्रंथ से लक्षण या सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में प्रस्तुत करते थे और फिर उस सिद्धांत या लक्षण को उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे। इसी काव्यधारा को आचार्य कवि भी कहा जाता है। केशवदास, पद्माकर, चिंतामणि, देव, भिखारी दास, मतीराम, रसलीन, भूषण, दूल्हा दूल्हा कवि और कुलपति मिश्र, सुरती मिश्र, मंडन मिश्र, तोष कवि, सोमनाथ, याकूब खान, मुबारक, बिलग्रामी, जान यानी कि नियामत खान इनका नाम था, ग्वाल कवि, कुमार मणि, रसिक गोविंद, जसवंत सिंह इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और यहाँ से हमेशा ही प्रश्न बनते हैं कि ये रीति ग्रंथ रीति किस धारा में आते हैं, है ना? रीति काल की किस धारा से संबंधित कौन से कवि हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। रीतिबद्ध काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो पद्माकर माने जाते हैं। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना है। रीति सिद्ध कवि और काव्य धारा, रीति सिद्ध किसे कहा जाता है, तो कि जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है, ठीक है, जिन कवियों में ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की लेकिन रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया है, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया है। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं बिहारी। इसके अलावा बेनी कवि, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश कवि, नेवाज, वृंद कवि, सेनापति, हटीजी, निरप शंभु, विक्रमादित्य, राम साहेब दास आदि रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि रीति सिद्ध में तो केवल एक ही है, वो है बिहारी। ऐसा नहीं है, ये सारे कवि भी रीति सिद्ध काव्य धारा से संबंधित हैं। आचार्य शुक्ल ने रीति सिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास नाम प्रदान किया है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास इन्होंने नाम ये उपाधि दी है, प्रदान किया है। आगे है रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त क्या होता है कि जिन कवियों ने तत्कालीन उस समय रीति काव्य परंपरा का विरोध किया, है ना, और रीति बंधनों को अस्वीकार कर दिया, स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम की पीर को उन्होंने व्यक्त किया है, उन्हें रीति मुक्त कहा गया है। ठीक है, रीति मुक्त मतलब किसी भी रीति का अर्थ होता है बंधन। ठीक है, कोई भी रीति रिवाज होता है ना, बंधन से मुक्त होना, तो उन्होंने किसी भी बंधन को नहीं माना और अपने मन में जो कुछ उनके मन में था उसको ही उन्होंने काव्यों में उतार दिया। यह काव्य रीति निरूपक ग्रंथों इतर स्वच्छंद प्रेम काव्य हैं, जिसमें काव्य कौशल के साथ साथ विरह की तीव्रता भी व्याप्त है। इस काव्य धारा के कवियों पर सूफी कवियों की प्रेम की पीर का स्पष्ट प्रभाव है। इस कविता को रीति काव्य की क्रांति भी कहा जाता है। घनानंद ठाकुर, आलम शेख, बोधा, द्विजदेव आदि रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि इसकी विशेषताएं क्या रही हैं,
तो डॉक्टर नगेंद्र रीति काव्य की भूमिका में लिखते हैं, रीति काव्य की भूमिका नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी और इसमें ये लिखते हैं कि रीति काव्य में 2 प्रवृत्तियाँ अभिन्न रूप से गुथी हुई मिलती हैं। ठीक है? रीति काव्य में 2 प्रवृत्तियाँ, 2 अलग-अलग विशेषताएँ किसमें मिलती हैं? अभिन्न रूप में मिलती हैं, ये इन्होंने कहा है। ठीक है? आगे क्या कहते हैं और ये दोनों कौन-सी रीति निरूपण या आचार्यत्व या और श्रृंगारिकता। ये 2 प्रवृत्तियाँ हैं किसकी? रीति काल की। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि श्रृंगारिकता को रीति काव्य में बहने वाली रक्तधारा कहना चाहिए। ठीक है? श्रृंगारिकता को रीति काव्य में बहने वाली रक्तधारा कहना चाहिए क्योंकि इस वृहद युग की कविता का नव दशांश से भी अधिक श्रृंगार प्रधान है। ठीक है? कविता का नव दशांश से भी 9-10 से भी अधिक जो है श्रृंगार इसमें प्रधान है। सारा मतलब इसमें श्रृंगार की ही प्रधानता है रचनाओं की। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। रीति निरूपण या आचार्यत्व की प्रवृत्ति। रीति निरूपण या आचार्यत्व की प्रवृत्ति इसमें कुछ ग्रंथ दे रखे हैं। कवि कुल कल्पतरु रस विलास श्रृंगार मंजरी। ठीक है? ये किसके हैं? चिंतामणि के हैं। इनसे आचार्य की प्रवृत्ति इनकी झलकती है। रसराज, ललित ललाम और अलंकार पंचासिका ये 3 ग्रंथ आते हैं मतीराम के। शिवराज भूषण लिखा गया है भूषण के द्वारा। ठीक है? ये एक अलंकार ग्रंथ है। अरे यार, 1 सेकंड रुको। ओह शिट! ज़रा-सा पानी गिर गया है लैपटॉप पे। चलिए, भूषण ने लिखा है शिवराज भूषण और भाव विलास, शब्द रसायन, रस विलास ये महाकवि देव के आदि इसी श्रेणी के ग्रंथ हैं। ठीक है? ये नीति निरूपण ग्रंथ हैं ये सारे के सारे। कोई अलंकार ग्रंथ है, कोई छंद निरूपक ग्रंथ है, कोई रस ग्रंथ है। ठीक है? ये रीति निरूपण है मतलब याद रखना है। आगे है काव्यांग विवेचन के आधार पर रीति निरूपण प्रवृत्ति को भी डॉक्टर नगेंद्र ने 2 भागों में विभक्त किया है। ये काव्यांग विवेचन के आधार पर रीति निरूपण प्रवृत्ति को भी क्या किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने 2 भागों में विभक्त किया है जिसमें सर्वांग विवेचन इस प्रवृत्ति के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों में सामान्य रूप से काव्य लक्षण, काव्य हेतु, कार्य के प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा यानी कि रस और ध्वनि, काव्य गुण, दोष, रीति, अलंकार एवं छंद का निरूपण इसमें किया गया है। ठीक है? तो ये सर्वांग विवेचन है। इसमें सारे अंगों का विवेचन मिलता है इसमें। ठीक है? सारे अंगों का यानी कि चाहे छंद हो, अलंकार हो, कुछ भी हो। विशिष्टांग विवेचन। विशिष्टांग विवेचन का अर्थ क्या होता है कि इसके अंतर्गत वो ग्रंथ आते हैं जिनमें उक्त काव्यांगों में से, है ना, काव्य के अंगों में से किसी एक अथवा 2 या 3 विवेचन का विषय बनाया गया हो। ये विषय कौन से हैं? रस, अलंकार या छंद। जैसे कि कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो केवल श्रृंगार परक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अलंकार ग्रंथ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल और केवल छंद निरूपण होते हैं। ठीक है? छंद निरूपक होते हैं। तो ये कहलाते हैं विशिष्टांग विवेचन। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आप पहली बार देखिए, आप बिल्कुल हिंदी साहित्य आपने कभी उठाया भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, आप फ्रेशर हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें समझने में थोड़ी-सी कठिनाई आपको लग सकती है, लेकिन 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे, तो अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे है सर्वरस निरूपक कवि। सर्वरस निरूपक कवि में क्या है? सर्वरस सारे रसों का निरूपण जिन्होंने किया है। चिंतामणि का रस विलास जिसमें सारे रसों का निरूपण किया गया है। तोष का सुधानिधि, सुखदेव मिश्र का रस रत्नाकर और रसार्णव, सुखदेव मिश्र के रस रत्नाकर, रसार्णव, रसलीन का रस प्रबोध, बेनी प्रवीण की रस नवरस तरंग, पद्माकर का जगत विनोद आदि ये सर्व रस निरूपक ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। इसमें सारे रसों का निरूपण किया गया है। अगले कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो केवल श्रृंगार रस पर आधारित होते हैं, जैसे मतीराम का रसराज, देव का रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास और कृष्ण भट्ट देव ऋषि की श्रृंगार माधुरी। ठीक है? ये आदि ग्रंथ है श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ हैं। ये सारे जो ग्रंथों के नाम दे रखे हैं और कवियों के नाम उनको भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? याद रख लेना। नायक नायिका भेद निरूपक कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो ये कालिदास, यशोदानंदन और गिरधर दास आदि कवियों के जो ग्रंथ हैं वो नायक नायिका भेद पर लिखे गए हैं। अलंकार निरूपक परिचायक में इन ग्रंथों में मतीराम का ललित ललाम आता है और अलंकार पंचासिका आता है। दोनों ग्रंथ मतीराम के हैं जो अलंकार निरूपक हैं, है ना। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं कि इस कौन सा ग्रंथ है जो अलंकार निरूपक नहीं है,
कौन सा ग्रंथ है जो छंद निरूपण है? इस तरह से भूषण का शिवराज भूषण, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, दूल्हे कवि का कवि कुल कंठाभरण। ठीक है, ये सारे आते हैं किसमें? अलंकार निरूपक परिचायक में। छंद निरूपण की दृष्टि से मतीराम की व्रत कौमुदी, सुखदेव मिश्र का व्रत रत्नाकर, भिखारी दास का छंदा अर्णव, पिंगल दशरथ का व्रत विचार और नंद किशोर का पिंगल प्रकाश। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं छंद निरूपण की दृष्टि से। आगे अब हम देखेंगे रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर विद्वानों की टिप्पणियां। ठीक है, विद्वानों ने क्या क्या टिप्पणी की है? तो आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी में कहा है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते हैं, वे वास्तव में कवि ही थे, है ना। ये शुक्ल जी ने कहा, क्या कहा है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जिन्होंने रचना की है सैकड़ों कवि हुए हैं, लेकिन सबके सब आचार्य नहीं कहे जा सकते। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि हिंदी के रीति आचार्य निश्चय ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके। ठीक है, हिंदी के रीति आचार्य निश्चय ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, किसी ऐसे आधारभूत सिद्धांत का जो काव्य चिंतन को नई दिशा प्रदान करता संपूर्ण रीति काल में अभाव है। आगे विशेष बातें इसकी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के रीति काल में काव्यांग निरूपक तत्वों पर पहली बार विवेचन प्रस्तुत किया गया। इन आचार्यों में कुछ आचार्यों ने काव्य शास्त्र के अनुकरण पर ग्रंथ लिखते हुए भी मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किए, तो कई आचार्यों ने पूर्व स्थापित सिद्धांतों की ही व्याख्या की। ये आचार्य क्रमशः उद्भावक आचार्य, ये जिसमें देव और भिखारी दास का नाम आता है, तथा व्याख्याता आचार्य केशव दास और चिंतामणि का नाम आता है। कहलाइए एक आचार्य वर्ग ऐसा भी था जिन्होंने अपने आचार्यत्व का प्रयोग केवल सरस रूप में काव्य लेखन हेतु किया। वे कवि शिक्षक आचार्य कहलाए, जैसे कि इसमें बिहारी का नाम प्रसिद्ध है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल के सभी आचार्यों को कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में रखा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल के सभी आचार्यों को क्या माना है? तो कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में रखा है। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है ना, भूमिका इसकी देख ली है। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में सबसे पहला नाम जो आता है वो है केशव दास का, जो कि सर्वमान्य भी माने जाते हैं प्रवर्तक के तौर पर। इनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी, निधन हुआ था 1617 ईस्वी। केशव दास राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ मिश्र सनाडे ब्राह्मण के पुत्र थे। ठीक है, जो केशव दास थे वो राजा मधुकर शाह से सम्मानित थे और पंडित काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे। रीति काव्य का उद्बोधक उद्बोधक कौन है? केशव दास हैं। हिंदी साहित्य के आदि या फिर प्रथम आचार्य भी यही माने जाते हैं। बचपन का नाम था इनका वेदांती मिश्र। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? वेदांती मिश्र था। केशव दास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह यानी कि राम शाह के अनुज इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है केशव दास किसके आश्रय में रहते थे? तो इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। ये उनके मंत्री, गुरु और राज कवि के रूप में सम्मानित थे। इंद्रजीत ने केशव दास को 21 गांव भी दान में दिए थे। ठीक है, दान में कितने गांव दिए थे? 21 गांव दिए थे। आगे देखते हैं, केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, जो केशव दास थे वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, जो निम्बार्काचार्य का है। भक्ति काल व रीति काल के संधि युगीन कवि भी ये माने जाते हैं। ठीक है, भक्ति काल और रीति काल को जोड़ने वाले इन्होंने भक्ति काल से संबंधित रचनाएं भी की हैं और रीति काल से संबंधित भी। शुक्ल जी ने इन्हें अलंकारवादी कवि माना है। ठीक है, ये अलंकारवादी मानते हैं। भक्तिकालीन कवियों में ये पहले कवि हैं जिन्होंने प्रबंध काव्य के साथ साथ मुक्तक काव्यों की भी रचना की है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र का कथन। नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि आचार्य के समान कवित्व की दृष्टि से भी केशव का अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। ठीक है, आचार्य के समान ही कवित्व की दृष्टि से भी केशव का अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। भक्तिकालीन कवियों में संभवतः ये पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा के साथ साथ प्रबंध काव्य रचना का सूत्रपात किया है। आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि भले ही केशव में सूरदास और तुलसीदास जैसी तन्मयता नहीं दिखती हो, परंतु उन्होंने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण करके रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, नक्सिक, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका और छंदमाला इनकी प्रमुख रचना की है। ठीक है, यहाँ पर शुक्ल जी का एक क्या है कि भले ही केशव में तो सूरदास और तुलसीदास जैसी तन्मयता तो नहीं दिखती है, लेकिन उन्होंने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण किया है।
ठीक है, ये बस यहाँ पर, और आगे इनकी कुछ रचनाओं के नाम दे रखे हैं। आगे इनकी रचना को थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। आजकल रचनाओं से सीधे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछते कि भई रसिक प्रिया किसकी है, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं ना। अब आपको जो डिटेल है ना, ये जब जो सब कुछ ये गहराई है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो रसिक प्रिया, इसका रचना काल है 1591 ईस्वी, विक्रम संवत में देखें तो 1648 ईस्वी, सॉरी 1648 है ना। संवत 1600 बरस बीते 48, कार्तिक सुदी तिथि सप्तमी बार वरन रजनीश। केशव दास की यह सर्वप्रथम रचना मानी जाती है, याद रखना। इसका आधारभूत ग्रंथ रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक, ठीक है। ये रुद्रट होंगे, वैसे रुद्रट थे उसमें, है ना, लेकिन इसमें रुद्र भट्ट लिखा हुआ है। ये मेरी मिस्टेक नहीं है, बल्कि मुझे यही मिला है मूल किताबों से, जहां से भी मैंने नोट्स तैयार किए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनका रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक है, जो माना जाता है, ठीक है। रसिक प्रिया का ये आधार ग्रंथ है, याद रखना। इसमें नायिका भेद का विवेचन किया गया है, याद रखना, ठीक है। इसमें नायिका भेद का विवेचन किया गया है। यह रचना 16 प्रकाशों में विभक्त है। सबके आपके अध्याय भी याद रखने पड़ेंगे। 16 प्रकाश, प्रकाश बोलते हैं चैप्टर, लेसन, जो भी आप समझ सकते हो, जिसमें से 13 प्रकाशों में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, ठीक है। 13 में श्रृंगार रस का वर्णन है, याद रखना। अगला ग्रंथ जो इनका आता है वो है कवि प्रिया है। इसका रचना काल है 1601 ईस्वी, विक्रम संवत 1658 में। विकट पंचमी को भयो कवि प्रिया अवतार, 1658 फागुन सुदी बुधवार। यह हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है, ठीक है। जो कवि प्रिया है, ये हिंदी साहित्य में सबसे पहली काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है, और ये भी 16 प्रभावों में विभक्त है। ये प्रकाशों में है, ठीक है। रसिक प्रिया प्रकाशों में है, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है। ये हो गया प्रकाश, प्रभा कवि प्रिया, तो ये हो गया इसमें प्रभावों में। दोनों का ये चैप्टर किस में बांटा गया है, ये भी पूछा जाता है। तो 16 प्रभावों में विभक्त है। इसमें संस्कृत आचार्य दंडी द्वारा रचित काव्य दर्श के आधार पर अलंकारों का विवेचन किया गया है। इसकी रचना केशव दास ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत की राज नर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की है, ठीक है। इसकी रचना केशव दास ने क्यों की है, तो इनके जो आश्रयदाता थे राजा इंद्रजीत सिंह, उनकी राज नर्तकी थी राय प्रवीण, ठीक है। राय प्रवीण, उसको काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की। इसमें काव्य लक्षण, काव्यांगों और अलंकारों का विवेचन किया गया है ना। जरूर राय प्रवीण से इसकी लड़ाई हुई होगी केशव दास की, है ना, इसीलिए उसको शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई है। कवि प्रिया को कवि जनों का मार्गदर्शन कहा जाता है, ठीक है। कवि प्रिया को कवि जनों का मार्गदर्शन कहते हैं। कवि प्रिया में भामा दंडी के ग्रंथों तथा केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर और अमर कवि की काव्य कल्पलता व्रत से आधार ग्रहण किया गया है, ठीक है। केशव मिश्र अलग विद्वान है, याद रखना। आगे बात करें तो केशव ने काव्य शास्त्रीय सभी अंगों को वामन की तरह अलंकार नाम दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, वामन ने अलंकार का प्रवर्तन किया था, आप जानते हैं। अलंकार नाम भामा ने किया था, है ना, लेकिन वामन की तरह अलंकार नाम इन्होंने दिया है। केशव दास अन्य काव्यांगों की अपेक्षा अलंकारों का विस्तृत विवेचन करते हैं, ठीक है। केशव दास ने अपने ग्रंथ में काव्य के जो अनेक अंग हैं, रस, छंद, उनका निरूपण करने की बजाय इन्होंने उनकी अपेक्षा अलंकारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इसीलिए इनको काव्य अलंकारवादी कहा गया है ना, शुक्ल जी के द्वारा। अलंकारों को सर्वाधिक महत्व देते हुए ये कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनूना ब्राजई कविता वनिता मित, ठीक है। ये पंक्ति इनकी बहुत बार आज तक पूछी गई है, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो इस तरह की पंक्ति आपको ना दिखें, ठीक है। रीतिकालीन केशव एकमात्र कवि हैं जिन्होंने राम एवं कृष्ण दोनों पर ही ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। इन्होंने राम और कृष्ण दोनों पर आधारित ग्रंथ लिखे हैं, ये भी ध्यान रखना। इसमें केशव ने अपना वंश परिचय भी दिया है। कवि प्रिया में इन्होंने अपना वंश परिचय भी दिया है। और इसकी जो ये शुरुआत है गणेश वंदना से करते हैं, ठीक है। गणेश वंदना यानी कि गणेश जी की, गणपति महाराज की वंदना ये सबसे पहले करते हैं। कवि प्रिया में कवि के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रशस्ति संबंधी वर्णन भी किया गया है। तीसरी इनकी जो रचना है उसका नाम है रामचंद्रिका, ये भी 1601 ईस्वी में लिखी गई थी, और इसका जो विभाजन है वो 39 प्रकाशों में किया गया है, ठीक है। कवि प्रिया रसिक प्रिया दोनों 16-16 में है, ठीक है। रामचंद्रिका 39 प्रकाशों में, ये थोड़ी बड़ा ग्रंथ है ये,
और इस ग्रंथ का जो आधार ग्रंथ है वो है वाल्मीकि रामायण, हनुमान नाटक, ठीक है, प्रेमचंद चौहान की और प्रसन्न राघव। ये 3 ग्रंथ इसके आधार ग्रंथ माने जाते हैं। ये राम कथा पर आधारित है, ये ध्यान रखना। शुक्ल जी क्या कहते हैं? यह ग्रंथ संवाद एवं राजकीय वर्णन की दृष्टि से अनुपम है। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा है रामचंद्रिका के बारे में कि यह ग्रंथ संवाद एवं राजकीय वर्णन की दृष्टि से अनुपम है, लेकिन प्रबंध काव्य रचना के योग्य है। ना तो केशव में अनुभूति ही है और ना ही शक्ति है। आगे रामचंद्रिका की रचना इन्होंने रामचरितमानस की प्रेरणा से की है, ये भी शुक्ल जी का मानना है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने प्रतिस्पर्धा में एक ही रात में रामचंद्रिका की रचना कर डाली थी, है ना। ऐसा लगता है कि इन्होंने रामचंद्रिका जो लिखी थी प्रतिस्पर्धा में किसी से ईर्ष्यावश या कंपटीशन के चलते हुए इन्होंने एक ही रात में रामचंद्रिका को लिख डाला था। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि रामचंद्रिका केशव का असाधारण महाकाव्य है। ठीक है, जो रामचंद्रिका है ये केशव दास का असाधारण महाकाव्य है, जिसमें परंपरा पालन के आधार पर विशेष सन्निवेश का ध्यान अधिक रखा गया है। ठीक है, ये डॉक्टर नगेंद्र का मत है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। ठीक है, इसे छंदों का अजायब घर कहने वाले कौन है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। आगे है डॉक्टर नगेंद्र का कथन। तो नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि केशव का रस और अलंकार विवेचन ना तो तर्कसंगत है और ना ही मौलिक है। केशव का रस और अलंकार विवेचन ना तो तर्कसंगत है और ना ही मौलिक है। शंभुनाथ सिंह का कहना है कि रामचंद्रिका में ना तो महान आदर्श की स्थापना हो सकी है और ना ही महत्वपूर्ण प्रेरणा ही दिखाई देती है। ठीक है, शंभुनाथ सिंह का ये मानना है कि रामचंद्रिका में ना तो महान आदर्श की स्थापना हो पाई है और ना ही इसमें कोई महत्वपूर्ण प्रेरणा इन्होंने देने का काम किया है। अगला है पीताम्बर दत्त बड़त्वाल का नाम आता है। इनका क्या कहना है कि उनकी भाषा काव्य उपयोगी नहीं है। ठीक है, उनकी जो भाषा है वो काव्य उपयोगी नहीं है। माधुर्य और प्रसाद गुण से तो वो ऐसे वो ख्वार खाए बैठे थे। ठीक है, माधुर्य और प्रसाद गुण का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, ये यहाँ पर कहा गया है। इनकी ब्रज भाषा बहुत उबड़ खाबड़ है, उसमें स्थान स्थान पर बुंदेलखंड का पुट मिला हुआ है, ये पीताम्बर दत्त बड़त्वाल का मानना है। अज्ञे जी क्या कहते हैं? इस दौड़ में अब अज्ञे जी भी कूद पड़े हैं और कहते हैं कि बिहारी को ट्रेडिशन बना बनाया मिला। ठीक है, बिहारी को ट्रेडिशन बना बनाया मिला, लेकिन केशव को स्वयं ट्रेडिशन बनाना पड़ा था। अगर बिहारी की फलों की दुकान है तो जहां आपको मेवा तुरंत मिलता है, तो केशव माली वह है जिसने पौधे स्वयं बोए थे। ठीक है, यहाँ पर बिहारी की अगर फलों की दुकान है वहां पर आपको तुरंत मेवा मिल जाता है, लेकिन केशव वो माली है जिसने पौधे बोए हैं, जिसने जिसने बीज बोया है सबसे पहले। रामचंद्रिका में राम बानासुर संवाद, सीता हनुमान संवाद, राम परशुराम संवाद, रावण अंगद सीता रावण संवाद, ठीक है, और लव कुश संवाद आदि संवाद इसमें जो है प्रमुख है। ठीक है, याद रखना है रामचंद्रिका में ये सारे संवाद दिए गए हैं। अगली जो रचना है उसका नाम है वीर सिंह देव चरित, 1607 ईस्वी में लिखी है। केशव दास ने अपने जीवन में 3 राजनीतिक ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से एक वीर सिंह देव चरित है। इसमें 33 प्रकाशों का प्रयोग किया गया है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है और संवाद शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये केशव दास के अंतिम आश्रयदाता वीर सिंह देव के चरित्र पर केंद्रित प्रबंधात्मक श्रेणी की रचना है। ठीक है, ये केशव दास के अंतिम आश्रयदाता कौन थे? तो ये थे वीर सिंह देव चरित्र। ठीक है, वीर सिंह देव थे, उनके चरित्र पर इन्होंने ये रचना लिखी थी, वीर सिंह देव चरित, याद रखना। अगला अगला ग्रंथ है इनका जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में लिखी गई। इस रचना में केशव दास ने वीर सिंह और जहांगीर के बीच विकसित होने वाले, जहांगीर तो आप जानते ही होंगे कौन है, ये मुगल शासक थे एक, जो कि अकबर के पुत्र थे। ठीक है, बीच विकसित होने वाले संबंधों पर ऐतिहासिक संदर्भ में प्रकाश डाला है और ये इनका दूसरा राजनीतिक ग्रंथ है। ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका क्या है? इनका दूसरा राजनीतिक ग्रंथ है। अगला ग्रंथ इनका आता है रतन बावनी, ये 1607 ईस्वी में लिखा गया। यह प्रशस्ति परक व राजनीतिक ग्रंथ है। ठीक है, जो रतन बावनी है ये भी प्रशस्ति परक है और राजनीतिक ग्रंथ है। यह वीर गाथात्मक रचना है। जो प्रशस्ति परक होगा, सीधी सी बात है, उसमें वीर गाथा तो रहेगी ही, जिसमें ओरछा के नरेश थे मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन की वीरता का वर्णन है। मुगल शासक अकबर और रतन सेन के बीच युद्ध तथा रतन सेन की सेना सहित आत्म बलिदान का ओजस्वी वर्णन इसमें किया गया है।
क्या तो ये रतन बावनी याद रखना। अगला इनका ग्रंथ है विज्ञान गीता, जो 1610 में लिखा गया है। यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसकी रचना संस्कृत में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबंध चंद्रोदय नाटक की प्रतीकात्मक शैली पर की गई है। ठीक है, विज्ञान गीता ये क्या है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, याद रखना, जिसकी रचना संस्कृत में कृष्ण कवि के द्वारा की गई है, और वो भी प्रबंध चंद्रोदय नाटक की प्रतीकात्मक शैली पर। इसमें केशव ने अपने वंश का नाम क्या बताया, वेद व्यास बताया है। ठीक है, अगला ग्रंथ आता है इनका छंदमाला। ये रचना छंद शास्त्र से संबंधित है, जिसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम भाग में 77 वर्णिक छंद हैं और द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंद लिखे गए हैं। इसका प्रथम जो प्रकाशन है वो हिंदुस्तान अकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित केशव ग्रंथावली के द्वितीय भाग में किया गया है। ठीक है, इसका जो प्रथम प्रकाशन है वो किससे किया गया है, तो हिंदुस्तान अकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित केशव ग्रंथावली के द्वितीय भाग में। केशव पर आधारित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनको भी देखेंगे। रामचंद्रिका की टीका लिखने वाले हैं लाला भगवान दीन, बीए पास के नाम से प्रसिद्ध हैं। केशव की कविताई, ये अज्ञे ने लिखा है केशव की कविताई नाम से। ठीक है, और केशव दास के संबंध में विशेष तथ्य देखेंगे तो शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं शुक्ल जी, क्योंकि इनकी जो कविता थी वो अत्यधिक अत्यधिक क्या थी, क्लिष्ट है। ठीक है, इनका ये मानना है कि इनकी कविता अत्यधिक क्या है, क्लिष्ट है। शुक्ल जी ने केशव की कविता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। ठीक है, ये शुक्ल जी ने केशव की कविता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये केवल अलंकारवादी आचार्य थे। केवल केशव हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं, ये भी माना गया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ये शुक्ल जी ने माना है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि केशव के 5 ग्रंथ, जिसमें विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी और रामचंद्रिका, ये पांचों ग्रंथ क्या है, प्रबंधात्मक हैं, जिसमें रामचंद्रिका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे नाम आता है यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि कवि को जिस प्रकार संवेदनशील और प्रेषण धर्म वाला हृदय मिलना चाहिए वैसा केशव को नहीं मिला था। ठीक है, कवि को जिस प्रकार संवेदनशील और प्रेषण धर्म वाला हृदय मिलना चाहिए वैसा केशव के पास था नहीं। केशव दास ने हिंदी साहित्य में आचार्य परंपरा का सूत्रपात किया था, ये भी आपको याद रख लेना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। मिश्र बंधुओं ने केशव दास को भाषा का मिल्टन बताया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने केशव को हिंदी का क्लासिक पंडित बताया है। केशव दास ने रसिक प्रिया की रचना रसिक जन को तृप्त करने के लिए की थी, याद रखना है। केशव दास ने रसिक प्रिया की जो रचना है वो क्यों की थी, तो रसिक जन को तृप्त करने के लिए, जबकि कवि प्रिया की रचना सामान्य जन को तृप्त करने के लिए की गई थी। आचार्यत्व की दृष्टि से कवि प्रिया एवं कवित्व की दृष्टि से रसिक प्रिया सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो यहाँ पर आज की हमारी ये जो क्लास है वो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, है ना। अगर आपके लिए लगता है आपके क्लास के किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और हाइप भी करें। ठीक है, जब आप लाइक करते हो तो एक हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज़ वो भी आप कर दिया करें। और अगर आप सिस्टमेटिक मतलब अच्छे से जल्दी से आपको सिलेबस करना है तो आप हमारे टीजीटी पीजीटी का जो पेड बैच चल रहा है उससे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, इसकी पेड क्लासेस से भी जुड़ सकते हो अगर आप सक्षम हो लेने में, तो केवल और केवल वो 699 और 599 में आपको मिल रही हैं। धन्यवाद।